गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं तारेंद्र बेले इस वक्त आप लोगों से मिलता हूं, आप लोगों से मुलाकात करता हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 10वीं यूनिट के बारे में डिस्कशन करने के लिए। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी 10वीं यूनिट के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करते हैं, इस समय पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में संघ लोक सेवा आयोग को बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने उसके ऊपर डिस्कशन किया, किस तरीके से हम लोगों ने पृष्ठभूमि बनाई, कैसे कैसे देखा कि कौन रिपोर्ट किसको देता है, फिर सारी चीज़ें कि कौन उनके कितनी सदस्यीय संरचना है, कौन हटाता है पद से, शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन करता है, हर चीज़ के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा। हम लोगों ने ये देखा कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे। इस तरीके से हम लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग को बहुत ही अच्छे से, एकदम डीप तरीके से, और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप उतना ही पढ़ते हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो कहीं से कहीं तक बाहर नहीं जाएगा, और मेंस के भी जो भी है 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन वो आप लोगों के वहीं से कवर हो जाने हैं। मैंने हर चीज़, जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये मेंस में आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, या ये प्री का जो है ये फैक्ट बन सकता है, या मेंस में ये ही चीज़ 3 नंबर में पूछी जा सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, और हर बार की तरह मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग देखते हैं। कल भी मैंने किसी का कमेंट मैंने पढ़ा था, आप लोग बताइए कुछ डाउट है तो मैं उसको क्लास स्टार्ट होने से पहले ही उस डाउट को मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक होकर, आपको जो भी डाउट हो, जिस भी चीज़ में डाउट हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आप लोगों का कमेंट पूरे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर के बारे में आप लोगों को पता ही है, क्योंकि जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर चमक रहा है। हम लोगों ने सर संघ लोक सेवा आयोग के बारे में तो बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन हम लोगों ने राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में नहीं देखा, और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देखना है। और उसके साथ ही साथ हमें देखना है, क्या देखना है, साथ ही साथ हम लोगों को देखना है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मतलब हम लोग मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग तो देखेंगे ही, लेकिन हम लोग स्पेशली देखेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्या क्या प्रावधान है, कौन वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, और कब इसका गठन किया गया, पहली परीक्षाओं का आयोजन इसने कब किया। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हम लोग इस क्लास में जो है वो बात करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को ब्लैक कलर में दिख रहा हो, या चलिए ठीक है, मतलब ये है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप मना नहीं कर सकते कि नहीं दिख रहा सर, क्योंकि मैंने 2 कलर उस लिख दिया, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। अब देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को कल संघ लोक सेवा आयोग की 2 क्लासेस में जितना भी कुछ पढ़ाया है, सब मैंने संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में ही पढ़ाया है। मैंने बताया कि अनुच्छेद 315 सब क्लॉज 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 315 सब क्लॉज 1 में लिखा गया है क्या, कि केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ये वही बता दिया। मैंने बताया इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता, तो मैंने बोला केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, एवं राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये सारी चीजें वहीं बता दी। कार्यकाल की बात आई तो मैंने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल बताए, साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल की भी बारे में बात बताई। मतलब सब का सब मैं वहां आप लोगों को संघ लोक सेवा आयोग में बता दिया। तो सर आप आज की ये क्लास क्यों लेकर आए, तो स्पेशली अगर कोई बंदा अलग से पढ़ना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही जल्दी, आज ज़्यादा लंबी क्लास होगी नहीं हम लोगों की, आधे घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सब कुछ हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या सच में वही है। तो हाँ, मैं आप लोगों को साबित करना चाहता हूं कि वो जो चीज़ मैंने आप लोगों को संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी में पढ़ाया
वही चीज़ राज्य लोक सेवा आयोग में है। जो अलग हम लोगों को पढ़ना है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन चीज़ों को बस हम लोगों को अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा बातें हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग अपनी क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले 2 घूंट पानी पी लिया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में आप लोगों को पता ही है कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य लोक सेवा आयोग, और वही पृष्ठभूमि सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें तो मैंने आप लोगों को जब संघ लोक सेवा आयोग की पृष्ठभूमि बताई थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में भारत शासन अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम आया था। 1935 का अधिनियम अंग्रेजों के समय पर। और इस अधिनियम में क्या बोला गया था? इस अधिनियम में पहली बार प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग, प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग, ठीक है, क्या बोला गया था? प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग की बात कही गई थी। कब कही गई थी? तो सबसे पहली बार कही गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार कही गई थी। तो सर प्रांतीय स्तर यही तो है भाई साहब, प्रांत के स्तर पर मतलब राज्य के स्तर पर। प्रांत के स्तर का मतलब है राज्य के स्तर पर लोक सेवा आयोग की पहली बार अगर कभी बात की गई थी तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई थी। तो इसकी पृष्ठभूमि यहीं से बनती है कि पहली बार कब बात की गई? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार बात की गई कि राज्य स्तर पर एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, और यही बात बोली गई कि प्रांतीय स्तर पर एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन की बात पहली बार की गई। कब? 1935 के अधिनियम में। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, क्या बताइए? कि बताइए राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की जो बात है वो सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका प्रीलिम्स का। क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले किस अधिनियम में की गई? तो ये स्टार मैं आप लोगों के लिए चिपका दिया हूं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आप लोगों के लिए कि 1935 के अधिनियम में पहली बार बोला गया कि राज्य स्तर पर जो है वो लोक सेवा आयोग होगा, ये बात बोली गई। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें, संविधान में कहाँ प्रावधान किए गए हैं? तो संविधान में जो प्रावधान किए गए सेम कहाँ? भाग 14। वही चीज जो यूपीएससी के लिए आप लोगों ने याद की, मतलब एक बार याद कर लो, 2 जगह फायदे, यूपीएससी में भी फायदा और राज्य लोक सेवा आयोग में भी फायदा। ठीक है, तो भाग कौन सा? भाग 14। भाग 14 के बाद अनुच्छेद की बात बता दो सर। तो अनुच्छेद के बारे में वही अनुच्छेद क्या है? 315 से लेकर 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, इसके सदस्य शक्ति का गठन कि इसके जो गठन है, ये गठन संबंधी शक्ति किसके पास है? सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति, इसकी जो शक्ति है कौन नियुक्ति करता है, और उनको पद से हटाने के संबंध में जो भी प्रावधान है उन सभी प्रावधानों का उल्लेख मिलेगा आप लोगों को अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक। ठीक है, वही चीजें जो यूपीएससी के संबंध में हम लोगों ने पढ़ी थी, तो वही सारी बातें यहां पर क्या क्या बोला गया? स्वतंत्रता, शक्ति का गठन मतलब लोक सेवा आयोग का गठन कौन करेगा, सदस्यों की नियुक्ति मतलब अब गठन हो गया तो उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, और अगर उनको हटाना है, उसको बर्खास्त करना है तो वो उन संबंधों में। अब देखो यूपीएससी क्या करता है, तो यूपीएससी जो है वो प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति करता है, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अगर राज्य में अगर हम लोग देखें तो आपके राज्य में अगर कोई कलेक्टर या एसपी या जो एसपी आता है, ठीक है, तो वो प्रथम श्रेणी के अधिकारी होती है, उसकी नियुक्ति जो होती है वो कहां से होती है? उसकी नियुक्ति होती है यूपीएससी के माध्यम से। तो सर एमपीपीएससी क्या करता है? तो एमपीपीएससी करता है द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। मतलब सर क्या जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के होते हैं? तो हाँ, जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते हैं, और जो डीएसपी होते हैं वो भी द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से अगर आप डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनते हैं तो आप द्वितीय श्रेणी के अधिकारी कहलाएंगे। ठीक है, प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो वही बातें, देखो सारे अनुच्छेद में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, मुझे कुछ अलग से पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 315 में क्या है, तो कल ही बताए थे आप सर कि केंद्र स्तर पर यूपीएससी होगा और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में गठन के प्रावधान
किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 सब क्लॉज 1 में। कुछ नया नहीं है, सब कल बता चुका हूं। तो सर ठीक है, आपने बता दिया, तो अब बताइए कि अनुच्छेद 316 में क्या है। तो अनुच्छेद 316 में बोला गया है कि इन सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। किसके किसके? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और योग्यता के संबंध में प्रावधान किया गया। यही अनुच्छेद यूपीएससी के बारे में क्या कहता है? यही अनुच्छेद यूपीएससी के बारे में कहता है कि केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 सब क्लॉज 1 में किया गया है। ठीक है, सब कुछ सेम वही है। अरे सर कितना तो आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर आप यूपीएससी अच्छे से पढ़ लोगे तो राज्य लोक सेवा आयोग बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। फिर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में बोला गया था कि कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। योग्यता वहां भी बताई थी। वैसे तो योग्यताओं का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन बोला गया था कि कम से कम भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक उसने अपनी सेवा दी है, 10 वर्षों तक उसने अपनी प्रशासनिक सेवा दी है, तो वो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष बनने के लिए योग्य होगा। वही सारी चीजें जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, अरे सर कुछ नया पढ़ाओ। कुछ नया है ही नहीं भाई साहब, तो क्या मैं आप लोगों को नया पढ़ाऊं? जो नया आएगा वो बताऊंगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 316, अब देखो वही चीजें जो वहां पर हम लोगों ने देखा था। क्या कि अनुच्छेद 316 सब क्लॉज 2 में क्या बोला गया है? तो बोला गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पद अवधि और त्याग पत्र के बारे में। तो क्या यूपीएससी की पद अवधि क्या बताए थे आपने? यूपीएससी की पद अवधि क्या बताए थे? वहां बताए थे आप लोग यहाँ की 6 साल होगी और साथ में क्या होगी? 65 वर्ष की आयु तक वो काम करेंगे। लेकिन सर यहाँ पर तो राज्य लोक सेवा आयोग, वहां भी आपको बताया था कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्षों का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पूरा हो, पहले पूरा हो, वहां तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। त्यागपत्र यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष किसको देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, यहां पर किसको अपना त्याग पत्र देंगे? यहां पर अपना त्याग पत्र दिया जाएगा किसको? राज्यपाल को। मतलब उस राज्य के, संबंधित राज्य के राज्यपाल या उस संबंधित राज्य के गवर्नर को अपना त्याग पत्र दिया जाएगा। स्टार लगा रहा हूं, इसका थोड़ा सा मतलब समझिएगा, समझे? जितनी भी चीजों पर स्टार लगा है मतलब वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। कुछ समझाने वाली चीजें हैं क्या? बिल्कुल समझाने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि कल भी देख चुके हैं। ठीक है सर, तो अनुच्छेद 316 सब क्लॉज 3 में क्या है? अनुच्छेद 316 सब क्लॉज 3 में यह है कि उसी पद पर फिर से नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये चीज भी कल बता चुका हूं, उसी पद पर फिर से नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो किस पद पर नियुक्त किया जाएगा, इस बारे में भी हम लोग देख चुके हैं कि किन पदों पर किसको किसको किस किस पदों पर नियुक्त किया जाएगा पुनः। ठीक है, तो सर अनुच्छेद 317, सॉरी यहाँ 17 लिखा गया है, इसको आप 317 कर लीजिएगा। ठीक है, स्लाइड में। हाँ, और मैं बोल रहा हूँ अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं आप लोगों को स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो भी स्लाइडें हैं, जितने भी टॉपिक हम लोगों ने करे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम लोग डाल देंगे। आप लोग वहां जाकर उन टेलीग्राम चैनल से जो भी मैंने पढ़ाया है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको वो स्लाइड मिल जाएगी। अगर आप नोट्स अच्छे से बनाना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप उससे भी देखकर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को वीडियो लेक्चर देखने होंगे, क्योंकि अगर उन स्लाइडों में कुछ गलत होगा तो उसका करेक्शन मैं यहाँ वीडियो में कराता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो देख के ही स्लाइड में करेक्शन करना है। ठीक है, तो वीडियो देखना तो कंपलसरी है आपको। तो 317 में मैंने आप लोगों को बताया था 317 मतलब पद पर खतरा, मतलब बर्खास्तगी या निलंबन की बात कही गई। ठीक है, तो सर कितना तो आसान है। आपने वहां यूपीएससी में बताया था, हम लोगों को बताया था कि यूपीएससी के सदस्य अध्यक्षों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, तो यहाँ राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा। तो यहाँ आप लोग धोखा खा जाओगे। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ सिंपल है, यूपीएससी में सब कुछ काम जो है वो राष्ट्रपति कर रहा है और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग में जो है वो सारे काम जो है वो राज्यपाल कर रहा है, तो इस चीज पर आप धोखा खा जाओगे। क्योंकि मैंने बोला था 317 मतलब खतरा, सदस्य अध्यक्षों के पद पर खतरा, और आपके जो है आपके क्वेश्चन पर भी यहां खतरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को भी हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? जो प्रक्रिया यूपीएससी के सदस्य अध्यक्षों को हटाने के लिए अपनाई गई। मतलब सर वहां पर क्या होता था, संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य या अध्यक्षों को हटाने के लिए साबित कदाचार के माध्यम से पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करती थी, और सुप्रीम कोर्ट की जांच में अगर पाया जाता था कि हाँ ये कदाचार का दोषी है, ये सदस्य, ये अध्यक्ष कदाचार का दोषी है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे अपने पद से हटा दिया जाता था। और सुप्रीम कोर्ट के जांच में अगर साबित होता था कि कदाचार है तो राष्ट्रपति बाध्य होता था कि उसे अपने पद से हटाना ही पड़ेगा। अन्य कारण भी बताए थे मैंने, अन्य कारण भी बताए थे कि अगर कुछ अन्य आधार रहते हैं तो बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा सीधे। फिर मैंने बताया था कि निलंबन, ठीक है, जब जांच चल रही होती है सुप्रीम कोर्ट में तो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा कंपेयर आप करके पढ़ लो, ठीक है। लेकिन अब देखो, राज्य में भी मैंने बोला उन्हीं आधारों से, उसी तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा ही पद से हटाया जाएगा। भले ही राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उसको अगर उसके पद से किस आधार पर, कदाचार के आधार पर हटाना है तो कदाचार के आधार पर हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जांच में अगर पाया जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के दौरान निलंबन, उसको निलंबित करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास है, ठीक है। यही सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बात वही है कि साबित क्या आधार है, साबित कदाचार, और साबित कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा, ये याद रखिएगा, ठीक है। कुछ याद रखना हो न रखना हो, जो चीज है इंपॉर्टेंट वो मैं आप लोगों को कर देता हूं। क्या? ये चीज है भाई साहब इंपॉर्टेंट। जो नाम आप लोगों के सामने चमक रहा है स्टार के बीच में, वो है राष्ट्रपति। कि पद से कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति हटाएगा। यहाँ अच्छे हिल जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको हिलने नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन निलंबित, सब क्लॉज 2 में बोला गया है कि जांच के दौरान, कौन जांच कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की जांच के दौरान, सुप्रीम कोर्ट की जांच के दौरान इसको निलंबित किया जा सकता है। लेकिन निलंबित कौन करेगा? तो निलंबित करेगा राज्य का राज्यपाल, ठीक है। जांच के दौरान राज्य का जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, गवर्नर के द्वारा इसको निलंबित किया जाएगा। मतलब आप समझिए, निलंबित करने की बात आई तो कुछ समय के लिए निलंबित करने की बात आई तो वो काम करेगा राज्यपाल। लेकिन अगर पद से हटाने की बात आई तो कौन हटाएगा पद से? राष्ट्रपति के द्वारा जांच के बाद हटाया जाएगा, ठीक है। कुछ अन्य कारण भी, अन्य आधार भी बताए गए 317 सब क्लॉज 3 में बताए गए कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के कुछ अन्य आधार भी है। वो कौन कौन से? कल भी बताया था यही आधार कि अगर वो दिवालिया हो जाए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकृत, मतलब अक्षम हो जाए, या अपनी पदावधि, मतलब अपना जो कार्यकाल है, कार्यकाल के दौरान अन्य किसी वैतनिक नियोजन में, मतलब कहीं और जगह से जहां से उसको वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, ऐसे किसी कार्य में अगर संलग्न हो जाता है तो इन आधारों पर बिना किसी सुप्रीम कोर्ट की जांच के राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा। मतलब हटाने का काम जो है वो राष्ट्रपति ही करेगा। सेम उसी तरीके से जैसे यूपीएससी में किया जाता था, लेकिन वहां पर यूपीएससी में निलंबन का काम भी राष्ट्रपति करता था, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग में निलंबन का कार्य कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ आ रही है? ये चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये इतने स्टार आप समझ जाइए, और एक ये, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़िए। इसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर वो चीज फिर से समझ में नहीं आई, कुछ डाउट है तो आप मुझसे क्लियर करिए। कदाचार की परिभाषा कल बता ही चुका हूं 317 सब क्लॉज 4 में। कदाचार की जो भी परिभाषा है, जो भी डेफिनेशन है, वो चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि कदाचार क्या होता है, ठीक है। तो कदाचार की परिभाषा मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में बता ही चुका हूं। अनुच्छेद 318 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 318 में बोला गया राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की शर्तों के बारे में बोला गया। और शर्तों के बारे में जो नियम बनाने की जो शक्ति है वो यूपीएससी में राष्ट्रपति को दी गई थी और राज्य में दी गई थी राज्यपाल को। जो भी सेवा शर्तें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके संबंध में जो नियम बनाने की शक्ति है वो राज्यपाल को दी गई। राज्यपाल ने अपना काम किया भी। राज्यपाल ने एक नियम बनाया, अध्यक्षों और सदस्यों की सेवा शर्तों से संबंधित
ठीक है। जो नियम बनाया उस नियम को बोला गया मध्य प्रदेश सेवा शर्त नियम, मध्य प्रदेश सेवा शर्त नियम 1973। ठीक है, मध्य प्रदेश सेवा शर्त नियम 1973 बनाया। और इसमें जो है जो बोला गया कौन कौन सी, ये कब लागू हुआ, तो 1973 में बना 27 जनवरी, 27 जनवरी, ये डेट आप याद रखिएगा, 27 जनवरी 1973 को ये लागू हो गया, लागू किया गया। और इसकी जो 2-3 धारा जो है, धारा 3 और धारा 4 जो महत्वपूर्ण है, लगभग हम जितने भी आयोग जितने भी कमीशन पढ़ रहे हैं उसमें हर नियम की धारा 3 और धारा 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें बताया गया कि कितने सदस्य होंगे और कितनी सैलरी होगी। तो इसमें बोला गया कि किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग में, किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग में अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी 7। इसमें बोला गया कि अधिकतम सदस्यों की संख्या मात्र 7 होगी। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधिकतम तो 7 बोल दी, लेकिन जरूरी नहीं कि 7 हो, किसी लोक सेवा आयोग में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है। अभी हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं। ठीक है, फिर धारा 4 में क्या बोला गया, धारा 4 में बोला गया कि इनका वेतन कितना होगा, तो इनका वेतन, जो अध्यक्ष है उसका वेतन होगा मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के अध्यक्ष के बराबर, और जो सदस्य है उनका वेतन होगा मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के सदस्यों के बराबर। ठीक है, तो सिंपल चीज है, आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो ही समझ आ जाएगा। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के अध्यक्ष के बराबर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन, और मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के सदस्यों, मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के सदस्यों के वेतन के बराबर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन होगा। धारा 3 और धारा 4 में ये बोला गया है। फिर अनुच्छेद 319, वही पुनः नियुक्ति के संबंध में प्रावधान, कल भी बताया था कि पुनः नियुक्ति की, फिर से उसी पद पर पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी, तो कहां कहां नियुक्ति की जाएगी। तो अब यहां पर स्टेट पीएससी के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्टेट पीएससी का अध्यक्ष, अब देखिए इसका अध्यक्ष, अब स्टेट पीएससी का अध्यक्ष अगर फिर से यूपीएससी या एमपीपीएससी में काम कर, या लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग में काम करना चाहता है, तो अगर वो अध्यक्ष है और वो चाहता है कि उसी राज्य की लोक सेवा आयोग में फिर से अध्यक्ष बने, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो वहां नहीं बन पाएगा। तो कहां काम कर पाएगा, उसका अपग्रेड, वो अपग्रेडेशन होगा, क्या होगा, मान के चलो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, वो उसका कार्यकाल खत्म हो गया है। अब क्या करेगा, अब उसे अगर फिर से काम करना है फिर से, तो वो उसी पद पर तो फिर से नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो कहाँ नियुक्त किया जाएगा सर, या तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन जाएगा, यूपीएससी का अध्यक्ष बन जाएगा, या वो यूपीएससी का सदस्य बन जाएगा। ठीक है, या किसी अन्य राज्य की पीएससी, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, तो अब वो किसी अन्य राज्य की पीएससी, मतलब अगर हम लोग बोले राजस्थान पीएससी, आरपीएससी का अध्यक्ष बन जाएगा। और बिहार पीएससी, आरपीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, हर कहीं भी वो अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, लेकिन वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष फिर से नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये बोला गया है अनुच्छेद 319 में। ठीक है, तो सर ये तो बात ठीक है, लेकिन सदस्य कहाँ कहाँ काम कर पाएंगे, तो सदस्य क्या करेंगे, सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष बन पाएगा, सदस्य यूपीएससी का सदस्य बन पाएगा, सदस्य किसी अन्य राज्य पीएससी का अध्यक्ष बन पाएगा, और किसी अन्य राज्य पीएससी का अध्यक्ष और अन्य राज्य पीएससी का सदस्य, यहाँ पे सदस्य भी बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष लिख दिया है मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको थोड़ा, क्योंकि दोनों लाइन सेम हो गई, यहाँ पर सदस्य भी बन पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, सदस्य कहाँ कहाँ फिर से पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं और अध्यक्ष कहाँ कहाँ फिर से पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं। कार्य के बारे में वर्णन आप लोगों को पता ही है, अनुच्छेद 320 में, ये कल भी बता चुका हूं कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था कि बताइए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था। अगर आपको याद है तो कर पाओगे, याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। ये मैं ब्लैंक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आप लगा नहीं पाओगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे, अब कोई पाइथागोरस थ्योरम तो है नहीं कि 2 डेटा दे दिए, तीसरा डेटा आप निकाल लोगे। यहाँ तो सीधा सीधा है कि रटा हुआ है या अनुच्छेद आप लोगों को याद है तो कर पाओगे। कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, जो समझने वाली चीज़ें हैं मैं उसको समझा देता हूँ, लेकिन यार इसको कैसे समझाऊँ कि अनुच्छेद 320 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में या यूपीएससी के संबंध में कार्यों का वर्णन है, इसको कुछ समझाया नहीं जा सकता, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। 21 में बोला गया, 21 में क्या बोला गया कि कार्यों का विस्तारण,
कार्यों का विस्तारन मतलब अभी जो भी काम कर रहा है उसमें और अगर विस्तारन करना है तो इससे संबंध में शक्ति किसको दी है। कल भी बताया था कि राज्यों के संबंध में राज्य विधानमंडल का मतलब विधान परिषद और विधानसभा। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, मध्य प्रदेश में सिर्फ विधानसभा है, तो यहाँ पर विधानसभा के द्वारा ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तारन कर दिया जाएगा। 322 में वही खर्चे कि राज्य के खर्चे राज्य की संचित निधि पर और यूपीएससी के जो खर्चे हैं वो केंद्र की संचित निधि पर भारित होंगे। ये चीज भी कल बता चुका था। अनुच्छेद 323 आप लोगों का तो मस्त रिवीजन हो जा रहा है आज के लेक्चर में, क्यों? ठीक है, तो अनुच्छेद 323 में राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट के बारे में भी कल बता दिया था कि केंद्र स्तर पर यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति उसे दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में पेश करता है। वहीं यहाँ पर राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, राज्यपाल वो कहाँ लेकर जाएगा, ऐसे घुमाकर लेकर जाएगा राज्य के विधानमंडल में पेश करेगा। ये सारी चीजें भी कल बता चुका हूँ। जो बातें हैं यहाँ से, ठीक है, जो नई चीजें हैं वो अब हम लोगों को स्पेशली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन कौन से नई जो चीजें हैं। देखो बस 10 मिनट में हम लोगों की ये क्लास खत्म हो जाएगी। और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा 10 मिनट में पूरा का पूरा। तो क्यों पढ़ रहे हैं सर हम मध्य प्रदेश लोक सेवा? क्योंकि हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमें जानना होगा, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम, सिंपल सी बात तो यही है कि सिलेबस में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सबसे पहला डेटा? देखो जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो आप लोगों को याद ही करना है। सबसे पहली बात तो गठन कब? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के अनुसार। सर बहुत भारी लग रहा है, इतना डेटा हम लोग कैसे झेल पाएंगे? ठीक है, तो ये अगर आप लोगों को गहराई देखना है ना प्रश्न की, तो ये जो जिस चीज़ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, इस चीज़ को देखिए। क्या सर 118 तो लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है ये MPPSC प्री 2020 का प्रश्न है। प्री का क्या प्रश्न है पूछा गया था? क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था कि बताइए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा किस धारा के तहत किया गया था? किस धारा के तहत ये धारा पूछी गई थी, समझ रहे हो आप? और ऑप्शन देख के ना आप और चकाचौंध रह जाओगे, क्योंकि अगर आप सोचोगे अरे मुझे तो याद है 118 है, 118, तो काम नहीं चलेगा। ये अंदर का अगर आप 3 भी भूल जाओगे ना तो भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन जो थे वो क्या थे? ऑप्शन ए 118 सब क्लॉज 1, ऑप्शन बी 118 सब क्लॉज 2, ऑप्शन सी 118 सब क्लॉज 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अरे सर इतना तो आसान है। आसान इसलिए है भाई साहब क्योंकि बोर्ड पे चमक रहा है, सामने स्टार के बीच में घिरा हुआ है, इसलिए आसान है। जब पेपर में आएगा ना तो कहीं ऐसे स्टार लगे मिलेंगे नहीं कि ये स्टार है, ये सही आंसर है, ठीक है, वहाँ पर नहीं बनेगा। इसीलिए हर डेटा को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से देखना है। अगर ये अंदर का 3 भी आपको याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आप लोग मुझे ही कोसेंगे कि सर ने नहीं पढ़ाया, लेकिन जब वापस आकर देखोगे वीडियो कि सर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो सर ने पढ़ाया है, सर ने स्टार भी लगाए हैं हर चीज़ पे, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है वो यहाँ का है, तो ये समझिए आप, ठीक है, हर चीज़ की गहराई को कैसे प्रश्न बनते हैं।
अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लेंगे कि बताइए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। तो अगर आपको डेट याद नहीं है तब भी आप क्वेश्चन गलत कर जाओगे। ठीक है, तो कब किया गया था? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उसी के साथ मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत। अब पहली बार जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्या नहीं याद करोगे? करना ही पड़ेगा। ठीक है, करना ही पड़ेगा क्योंकि पहले अध्यक्ष है डीवी रेगे। क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो डीवी रेगे, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इनको याद करोगे, इनको भी याद करना पड़ेगा। क्या नाम है वर्तमान के अध्यक्ष का? नाम राजेश लाल मेहरा। मुख्यालय कहाँ है एमपीपीएससी का? तो इंदौर में आप लोगों को इसका मुख्यालय मिलेगा। इतना डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत गहराई से आप लोगों को देखना है। पहले अध्यक्ष डीवी रेगे, वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा और मुख्यालय जो है वो है इंदौर में। ठीक है, तो सर वर्तमान में संरचना क्या है? वर्तमान में संरचना है 5 सदस्यीय। क्या? 5 सदस्यीय। आसान है सर, कर लेंगे हम याद, नहीं कर पाओगे। इस बार के प्री का क्वेश्चन है 2021 के प्री का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो कितने हैं? 5 सदस्य है। ये क्वेश्चन था इस बार का। आप समझ रहे हैं? आप अगर एक स्लाइड भी अगर छोड़ते हैं तो आप एक क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग बात करें कि पहली परीक्षाओं का आयोजन इसने कब कराया मध्य प्रदेश लोक सेवा में, तो 1958। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, इसको एक बार नहीं पढ़ोगे चलेगा, लेकिन जिन चीज़ों पर मैंने स्टार लगाया है उन चीज़ को तो पढ़ना ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन की सूचना जो है वो 27 अक्टूबर 1956 को सूचना जारी कर दी गई थी और अक्टूबर में सूचना जारी करने के बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया था। ठीक है, पहले जो भी है 1 नवंबर से पहले जो है मध्य भारत का में आयोग हुआ करता था। मध्य भारत का ही भाग था हमारा मध्य प्रदेश, इसलिए उस समय पर मध्य भारत आयोग इसकी जो परीक्षाएं है वो करवाया जाता था। भोपाल विंध्याचल के लिए कोई आयोग नहीं था। भोपाल और विंध्याचल की परीक्षाएं जो है वो यूपीएससी कराता था। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना चाहते हो मत पढ़ना, जो पढ़ना चाहते हो वो मैंने आप लोगों को बताया। क्या ये स्टार लगा है, ये स्टार लगा है, ये स्टार लगा है, ये स्टार लगा है, ये स्टार लगा है। ठीक है, ये हो गया। ये सारी चीज़ें, ये स्टार लगे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ो, इसको एक बार रीडिंग कर लो कि हाँ ऐसा कुछ था, बस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अगर हम लोग बात करें नरोन्ना प्रशासनिक अकेडमी, शायद गलत स्लाइड यहाँ पर लग गई है, लेकिन ठीक है, ये है नरोन्ना प्रशासनिक अकेडमी। क्या है नरोन्ना प्रशासनिक अकेडमी? है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान, जो ट्रेनिंग देने वाला जो संस्थान है कि अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से डिप्टी कलेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अगर आप जाते हैं तो आप लोगों की जो ट्रेनिंग होगी वो यहाँ पर होगी। कहाँ पर? नरोन्ना प्रशासनिक अकेडमी कहाँ पर है? ये तो भोपाल में है, ये आप लोगों को याद रखना है। कहाँ है? भोपाल में है, आप लोगों को पता ही होगी जहाँ तक। ठीक है, भोपाल में है। पूरा नाम क्या है? आरसीवीपी, नरोन्ना राज्य प्रशासनिक अकेडमी, ये इसका पूरा नाम है। आरसीवीपी जो थे ये थे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हुआ करते थे। ठीक है, स्थापना की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर? भोपाल में। और वर्तमान में जो इसका नाम है आरसीवीपी नरोन्ना राज्य प्रशासनिक अकेडमी, ये 2001 में प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। ये बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये आप लोगों को पता ही होगा जहाँ तक। ठीक है, तो राज्य पुलिस अकेडमी की बात करें हम लोग तो राज्य पुलिस अकेडमी मध्य प्रदेश का सबसे पुराना प्रशिक्षण संस्थान है, जहाँ पर उप पुलिस अधीक्षक मतलब जो डीएसपी है इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। कहाँ पर है? तो जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकेडमी जो है ये आप लोगों को मिलेगी। इसका नाम है, पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकेडमी। ये आपको मिलेगी सागर में। ठीक है, इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो सागर में होती है। और 1906 में पुलिस स्कूल के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें तो 1936 में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाने लगा इसको। 36 में बोला गया कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है। 1906 में पुलिस स्कूल के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और बाद में जो सागर में है इसको नाम जो दिया गया वो जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकेडमी का नाम दिया गया। कब दिया गया? तो वो 1986 में। एक रीडिंग आप लोगों की होनी ही चाहिए, कुछ उतना ज़्यादा कुछ है नहीं।
ठीक है, अब हम लोग बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के बारे में। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष मैंने आप लोगों को बता दिया, ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज़, तो ये हो गई। एक एक बार इन लोगों के नाम आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या नाम है। SC सेठ, SP मुसारन, R राधाकृष्णन, ठीक है, MP श्रीवास्तव, KC तिवारी, KN सिन्हा, N सुंदरम, पीटर शर्मा, JN कौल, ओम प्रकाश मेहरा, विनय शंकर दुबे, प्रदीप कुमार जोशी। ये हम लोगों ने, याद है आप लोगों को, कल UPSC पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि प्रदीप कुमार जोशी जो थे वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष थे और अभी वो जाकर बने थे UPSC के भी अध्यक्ष बने थे। तो प्रदीप कुमार जोशी का नाम भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि UPSC के उस अध्यक्ष का नाम बताओ जो पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बना हो, ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उस अध्यक्ष का नाम बताओ जो आगे चलकर UPSC का अध्यक्ष भी बना हो, तो वो इकलौता नाम है प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। अशोक कुमार पांडे, विपिन बिहौर, भास्कर चौबे और वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं हमारे राजेश लाल मेहरा, ठीक है। ये हैं वर्तमान के अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों की जो है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की सारी क्लासेस हम लोगों की कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सारी क्लासेस हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। अगर हम लोग बात करें कि बिल्कुल कुछ नहीं बचा, प्री और मेंस के क्वेश्चंस आप लोगों को बनाना है। आप कोशिश करो, खुद से लिखो, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो, या जो भी है टेलीग्राम ग्रुप पे अगर नहीं भेज पा रहे हो तो आप मेल कर दो। एग्जाम ओरिजिनल्स की वेबसाइट या ऐप आप डाउनलोड करो। ऐप पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है कि आप लोगों को, अगर आप अपने आंसर्स चेक कराना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को दिन के 3 आंसर आप लोगों को लिखना है, वीक में एक ऐसे आप लोगों को लिखना है और एग्जाम ओरिजिनल के ऐप पर आप लोगों को अपलोड करना है। वहाँ पर टीचर के द्वारा आप लोगों की जो भी कॉपी चेक है वो आप लोगों की जो क्वेश्चंस हैं उन लोगों को चेक किया जाएगा और आप लोगों को बताया जाएगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, कौन सी चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, कहाँ पर डेटा की कमी है, कहाँ पर डेटा ज़्यादा है, कहाँ पर जितना पूछा गया है उससे आपने ज़्यादा लिखा है, या कहाँ पर जितना पूछा गया है उससे भटक कर आपने क्वेश्चंस का आंसर किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। आप लोग एक बार एग्जाम ओरिजिनल का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ जाकर देखिए कि आपकी तैयारी को एनहेंस करने के लिए एग्जाम ओरिजिनल्स के पास क्या क्या चीज़ें हैं। जो चीज़ आपकी तैयारी को एनहेंस करेगी उस चीज़ को आप परचेस करिए, उस चीज़ पर आप देखिए। एक बार एग्जाम ओरिजिनल पर आप लोग कॉल करिए, वहाँ पर आप लोग डिस्कस करिए। आप लोगों के जो भी डाउट है तो आप लोग बहुत अच्छे से उन चीज़ों को, पूरी की पूरी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है, तो आप लोगों को देखना है सारी चीज़ें, ठीक है। आप लोग देखिए कि आप लोगों के फ़ायदेमंद क्या चीज़ें हैं। मैं नहीं कहता कि कुछ भी उठा के आप खरीद लो, लेकिन आप ये देखिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में कमज़ोर हैं, तो आप उस चीज़ को, आपकी तैयारी को जो इन्हेंस कर पाए उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ को करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। बाकी आप हमारे कोर्सेज़ के बारे में जानते ही है कि एग्जाम ओरिजिनल के ऐप पर आप लोगों के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको हर वीडियो में ही बताता हूँ, ठीक है। तो बस यही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, कि राज्य महिला आयोग के बारे में हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग के बारे में देखेंगे। और धीरे धीरे आप देखिएगा, धीरे धीरे हम लोगों की 10वीं यूनिट है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। कोशिश करूंगा बीच में क्वेश्चंस वाली एक क्लास लेकर आप लोगों के लिए आऊं। तो वो क्वेश्चंस क्या है मैंने बनने के लिए डाल दिए हैं, मतलब बनने के लिए बोल दिया है। जो जैसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। स्लाइडें तैयार नहीं हुई उसकी, जैसे ही स्लाइडें तैयार हो जाएगी तो आप लोगों के सामने क्वेश्चंस वाला भी एक लेक्चर लेकर मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का जो भी हम लोगों की जो वार्तालाप है, आज का जो लेक्चर है, हम लोग यहीं उसे समाप्त करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम ओरिजिनल अगर आप लोगों को लगता है, ठीक है, आखिरी बात तो मैं भूल ही चुका था, ठीक है, जो चीज़ मुझे बोलना है कि अगर आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मैं या एग्जाम ओरिजिनल्स आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आते हैं, आपको इस वीडियो से अगर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, ठीक है। और एग्जाम ओरिजिनल का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।